भी डे 2 पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसे कि हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 12th क्लास की, जिसमें चैप्टर नंबर 1 आपको सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो उसका चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का हम आज आपके सामने लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 6, ठीक है। जो आज स्पेशली पढ़ाया जाएगा वो है हमारे पास सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी बोले तो विलेयता। आज आपको पढ़ाया जाएगा। वो क्या पढ़ाया जाएगा? विलेयता। विलेयता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, विलेयता पर किसने एक्सपेरिमेंट करा था, विलेयता की कंडीशन क्या होती है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सारी बातें आज हम आपको बताएंगे इस लेक्चर में, ठीक है। आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर जो होगा वो इस वाली बात को लेकर होगा, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। ये क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक पर। तो स्टार्ट करते हैं कि देखो सोल्युबिलिटी किसे कहते हैं। माना मैंने कोई बीकर बनाया, देखो स्टेप से ये मैंने बीकर बनाया और इस बीकर के अंदर मैंने जो है ये द्रव भर दिया, सही है। ये मैंने भर दिया सोलवेंट, और सोलवेंट जो भरा मैंने, सोलवेंट मान लिया हमने H2O। क्या मान लिया मैंने? H2O। H2O जो होता है वो कौन सा सोलवेंट होता है? ये होता है पोलर सोलवेंट। क्या होता है पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट, पोलर सोल्यूट, नॉन पोलर सोल्यूट क्या होते हैं, सारी बातें आज के लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो सोलवेंट ले लिया। अब इस सोलवेंट यानी कि जल के अंदर हमें जो है, इस जल के अंदर सोलिड डिजोल्व करना है। क्या डिजोल्व करना है? हमें सोलिड डिजोल्व करना है। अब सोलिड हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था, आज भी आपको बता रहे हैं। सोलिड जो सोलिड होता है वो हमारे पास सोलिड फॉर्म में हो सकता है, और गैस फॉर्म में भी हो सकता है, और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि जल के अंदर सोलिड भी घुस सकता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे शुगर की, अगर हम बात करें शुगर, यूरिया, ग्लूकोज आदि मान लें, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? सोलिड होते हैं। गैस की अगर हम बात करें, गैस में जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीलियम गैस या सल्फर डाइऑक्साइड गैस आदि मान लें, ठीक है। अगर हम लिक्विड की बात करेंगे तो एथिल एल्कोहल, मिल्क और आदि जो है मान लो। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत होते हैं। तो अगर मैं इस वाटर के अंदर अगर मैं सॉलिड जैसे कि शुगर वगैरह, यूरिया वगैरह, या फिर हम मान लें नमक वगैरह, NaCl, नमक अगर हम डिजोल्व करें तो भी सोल्यूशन बन सकता है। भाई जल के अंदर नमक तो डिजोल्व हो सकता है, तो जल के अंदर जब नमक डिजोल्व है तो इस टाइप का सोल्यूशन बन सकता है। जल के अंदर क्या बोलते हैं, जल या द्रव के अंदर गैसें भी इन्वॉल्व होती हैं, यानी गैसें भी डिजोल्व होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेप्सी वगैरह मान लो, आपकी कोई भी पेप्सी के अंदर कौन सी गैस डिजोल्व होती है, ये सारी बातें हम आज आपको बताएंगे। तो नंबर अगर थर्ड पर अगर हम बात करें तो लिक्विड के अंदर एथिल एल्कोहल यानी कि शराब भी डिजोल्व होती है जल के अंदर, और मिल्क वगैरह भी क्या होता है? डिजोल्व होता है। तो ये कंडीशन सारी आपको आज हम बताएंगे। फिर रिपीट कर रहे हैं आपको कि मैंने कोई सोलवेंट लिया है। सोलवेंट क्या लिया है मैंने? H2O। और H2O जो होता है कौन सा सोलवेंट होता है? वो होता है पोलर सोलवेंट। इस सोलवेंट के अंदर सॉलिड भी डिजोल्व हो सकता है, गैस भी डिजोल्व हो सकता है, और लिक्विड भी डिजोल्व होता है। अब मैं अगर एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मानो कि मैंने 100 ग्राम लिया है, ये 100 ग्राम विलायक ले लिया मैंने। क्या ले लिया हमने? 100 ग्राम विलायक। और रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम बोलेंगे, देखो हम जो परिभाषा पढ़ रहे हैं वो किसी पढ़ लें, हम पढ़ लें विलेयता की परिभाषा। किसकी परिभाषा? विलेयता की परिभाषा। कि विलेयता क्या होती है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि विलेयता क्या होती है। विलेयता देखते हैं, देखो जिसको इंग्लिश में सोल्युबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है? पहले विलेयता की परिभाषा पढ़ते हैं। विलेयता क्या होती है? देखो किसी निश्चित ताप पर, हमने क्या बोल दिया इसको? रूम टेम्परेचर, तो हमने बोल दिया निश्चित ताप। किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, देखो किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलीन कौन होगा? विलीन जो होता है वो विलेय होता है। विलीन जो होता है कौन होता है? वो विलेय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोल्यूट। दूसरा अगर रिपीट कर रहे हैं, किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में विलीन विलेय की अधिकतम मात्रा, उस विलेय की विलेयता कहलाती है।
विलेयता किसकी होती है? विलेयता जो होती है वो होती है विलेय की, सही है। पानी के अंदर अगर आप नमक घोल लो तो कौन घुल रहा है? नमक घुल रहा है। पानी के अंदर आप अगर शुगर घोल लो तो कौन घुल रहा है? शुगर घुल रहा है। या पानी के अंदर आपने देखा होगा पेप्सी के अंदर, पेप्सी हिला कर देख लो उधर, तो पेप्सी के अंदर क्या चीज़ घुल रही है? गैस घुल रही है। तो विलेयता किसकी होती है मेरे दोस्त? विलेयता जो होती है वो होती है विलेय की। तो जब भी तो परिभाषा में क्या बोला गया है कि किसी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की अधिक से अधिक मात्रा उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है, ठीक है। और विलेयता किस किस की हो सकती है सर? सॉलिड भी हो सकता है, गैस सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। ये इनकी सबकी क्या होती है? विलेयता होती है। अलग अलग कंडीशन पर हम इनको पढ़कर देखते हैं। आज जो हमारी जो स्टडी होगी इस लेक्चर के अंदर, वो इस जल के अंदर हमें जो घोलना है वो क्या घोलना है? हमें घोलना है सॉलिड, ठीक है। क्या घोलना है हमें? डिजोल्व जो करना है वो क्या करना है हमें? सॉलिड। किसके अंदर? इस लिक्विड के अंदर, यानी कि H2 अंदर। यानी कि आज जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इस सॉलिड के अंदर सॉलिड को काय में घोलना? हमें लिक्विड को घोलना। तो आज की जो विलेयता होगी वो होगी ठोसों की द्रव्यों में विलेयता, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को आज हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। तो क्या होती है ठोसों की द्रव्यों में विलेयता? आइए आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा गया है विलेयता, ऊपर क्या लिख रखा है? विलेयता। पहले विलेयता की परिभाषा मैंने आपको रिपीट बता दी है, एक फिर रिपीट कर रहे हैं, लिख भी रखा है। देखो अब जब भी मैं आपसे ये बताता हूँ कि जब भी मेरे लेक्चर के अंदर कभी भी आपको अगर लिखा हुआ कोई भी टॉपिक आ रहा है तो उसको वीडियो को पुश करो और उस टॉपिक को लिख ले करो, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को रोको, इसकी विलेयता की परिभाषा लिखो, इन सब की परिभाषा लिखी करो आप, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। विलेयता किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, ठीक है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। विलेयता नोट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो विलेयता क्या होती है? विलेयता विलेय और विलायक की प्रगति के साथ साथ ताप और दाब पर निर्भर करती है, ठीक है। विलेयता विलेय और विलायक की प्रगति के साथ साथ ताप और दाब पर निर्भर करती है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अगला पॉइंट पढ़ते देखो, नंबर 1 पे स्टार्ट कर दिया हमने, ठोसों की द्रव्यों में विलेयता, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। क्या होता है अगर मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो यहाँ पर अगर हम मानेंगे हम यहाँ पे देखो ये मैंने 100 ग्राम विलायक मान लिया। क्या मान लिया हमने? 100 ग्राम विलायक। अब इसमें क्या घोलेंगे? हम घोलेंगे विलेय पदार्थ। और विलेय पदार्थ भी कैसा होना चाहिए? विलेय पदार्थ होना चाहिए सॉलिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल शुगर मान लें आप, यूरिया ले लो आप, सोडियम क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड जिसको साल्ट बोलते हैं यानी कि नमक बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज, ETC मान लें, सही है, आदि लिख लें हम। देखो इसको तो हम बोलेंगे विलेयता। तो ये कैसा पदार्थ है? ये कैसा पदार्थ है? ये हमारे पास सॉलिड पदार्थ। तो 100 ग्राम विलायक में देखो परिभाषा से देखो, हाँ टेम्परेचर कैसा होगा बच्चे? टेम्परेचर तो निश्चित होगा, निश्चित ताप कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में उपस्थित ठोस विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उसकी ठोसों की द्रव्यों विलेयता कहलाती है। लैंग्वेज को रिपीट करते हैं, एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस पदार्थ की अधिकतम घुली हुई मात्रा ठोसों की द्रव्यों में विलेयता कहलाती है। इस प्रकार के जो विलयन बनते हैं उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार के जो विलयन बनेंगे उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन, जिसको इंग्लिश में सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सर ये क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको सब पढ़ा दिया था, ठीक है। तो देखो ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। आगे देखते हैं हम, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ठोसों की द्रव्यों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, इंग्लिश में लिख रखा है फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। नंबर 1 क्या लिख रखा है यहाँ पे? देखो लिख रखा है विलेय और विलायक की प्रगति। ऐसा विलेय जो कि जल के अंदर घुल जाता है और ऐसा विलेय जो जल के अंदर नहीं घुलता, ठीक है। समझने की बात कोशिश करते हैं हम। देखो अगर मैंने यहाँ पे जल ले लिया, क्या ले लिया मैंने इसमें बताऊँ? जल ले लिया, इसको हमने बोल दिया पोलर
पोलर सोलवेंट, पॉइंट को आप समझना स्टार्ट करेंगे, पोलर सोलवेंट। और अगर मैं यहाँ पे ले लूँगा बेंजीन, बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है। अगर मैं यहाँ बेंजीन ले लूँगा, सही है, इसको बोलेंगे नॉन पोलर सोलवेंट, नॉन पोलर सोलवेंट, पोलर सोलवेंट बोले तो अध्रुवीय विलायक, और ऊपर बोलेंगे पोलर सोलवेंट को ध्रुवीय विलायक। अब इसमें मुझे ये बताओ कि जल के अंदर हमारे पास NaCl डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है, जल के अंदर हमारा शुगर डिजोल्व हो जाएगा, जल के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकोज डिजोल्व हो जाएगा, जल के अंदर यूरिया डिजोल्व हो जाएगा, आदि माने है पे, ठीक है, एग्जाम्पल और भी सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की, अगर मैं बात करूँगा नेप्थलीन की, अगर मैं बात करूँगा एंथ्रासीन की, सही है, अगर मैं बात करूँगा एसीटोन की, एसीटोन आदि माने है पे, तो ऊपर अगर हम बात करेंगे, देखो ऊपर अगर हम लिखें, ऊपर अगर हम बात करें तो ये पोलर सोल्यूट होते हैं। नीचे अगर हम बात करेंगे, क्योंकि कार्बन इसके अंदर देखो ये क्या होते हैं, नॉन पोलर सोल्यूट, नॉन पोलर सोलिड, ठीक है, नॉन पोलर सोल्यूट। अब देखते हैं, देखो हम अगर बात करें H2O के अंदर, तो H2O के अंदर सोडियम क्लोराइड शुगर वगैरह डिजोल्व हो जाते हैं, परंतु ये बेंजीन के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। इसी प्रकार एंथ्रासीन, नेप्थलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, परंतु जल के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। तो हम बोलेंगे ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलय घुलता है और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलय घुलता है, अर्थात समान समान में घुलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। देखो सबसे पहला नंबर एक हेडिंग बनेगी विलय और विलायक की प्रकृति। अगर विलय पोलर है तो पोलर सोलवेंट में डिजोल्व होगा, अगर सोल्यूट नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सोलवेंट में ही क्या होगा, वो तो डिजोल्व होगा। देखो प्रत्येक ठोस पढ़ के देखते हैं, देखो उसको, प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता, जैसे सोडियम क्लोराइड में शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि नेप्थलीन में एंथ्रासीन, नेप्थलीन ये नेप्थलीन का फार्मूला और एक किसका फार्मूला, ये एंथ्रासीन, जबकि नेप्थलीन में एंथ्रासीन नहीं घुलते, किसमें, जल के अंदर नहीं घुलते, सही है। दूसरी ओर नेप्थलीन एंथ्रासीन बेंजीन में घुल जाते हैं, ये बेंजीन में घुल जाते हैं, सही है। यह देखा गया है कि ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, क्योंकि दोनों में अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं समान होती हैं। पर पोलर सोल्यूट के अंदर, पोलर सोलवेंट के बीच की अगर बात करें कैसे डिजोल्व हो जाते हैं, तो दोनों के अंदर अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं कैसे होती हैं, समान होती हैं। पोलर का पोलर में, नॉन पोलर का नॉन पोलर में अगर आपस में घुलने की प्रक्रिया होगी, क्यों घुल जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि दोनों के सोल्यूट के, पोलर सोल्यूट का और पोलर सोलवेंट का, दोनों की अंतरा आणविक क्रिया कैसे होती हैं, समान होती हैं, इसलिए वो क्या होती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों में अंतरा आणविक अन्योन्य क्रियाएं समान हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है। इंग्लिश में लिख रखा है लाइक डिजोल्व लाइक, बात समझ में आई है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम्पल और आगे लेता हूँ। देखो यहाँ लिख रखा है लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर या आयनिक सोलवेंट डिजोल्व पोलर या आयनिक सोल्यूट में। फॉर एग्जाम्पल एथिल अल्कोहल का फार्मूला याद करेंगे तो होता है C2H5OH, किस में डिजोल्व होगा, वो डिजोल्व होगा वाटर में, तो वाटर का फार्मूला का होता है H2O। आप बताओ सब बच्चे, देखो शराब की बात है, देखो इसको जनरली भाषा में क्या बोलते हैं, इसको हम शराब बोलते हैं। तो शराब जल के अंदर डिजोल्व नहीं होती है, देखो शराब जल के अंदर डिजोल्व होती है, तो इसलिए बोलेंगे पोलर, शराब क्या है, देखो वाटर क्या है, पोलर सोलवेंट, और शराब क्या है, पोलर सोल्यूट। तो पोलर सोल्यूट में क्या होता है, डिजोल्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया एथिल अल्कोहल और जल, यानी कि शराब को जो मिश्रण होता है जल के अंदर, सही है, वो क्या कंडीशन है, वो पोलर सोलवेंट की और पोलर सोल्यूट की कंडीशन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट डिजोल्व नॉन पोलर सोल्यूट में। एग्जाम्पल की बात करेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होता है, देखो CCl4 प्लस किस में डिजोल्व होगा, बेंजीन में, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है C6H6। आ रही बात समझ में नहीं, देखो यहाँ भी कार्बन है, वहाँ भी कार्बन है, इन दोनों की अंतरा आणविक क्रिया दोनों के समान होंगी, इसलिए नॉन पोलर सोलवेंट में नॉन पोलर सोल्यूट क्या है, डिजोल्व है। तीसरी बात करेंगे आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्युबल इन पोलर सोलवेंट, सही है। आयनिक कंपाउंड्स होगा, जैसे आयनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें
NaCl क्या है, आयनिक कंपाउंड से अगर हम इसको अलग अलग आयनों में तोड़ें तो ये बन जाएगा Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल, मोर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट। एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड इन वाटर और अमोनिया, ठीक है, और अमोनिया। अब इसको हम काय में डिजोल्व कर दें, वाटर के अंदर, तो आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सारे कौन सी नेचर के होते हैं, वो पोलर नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। या फिर वाटर के अंदर डिजोल्व ना करके काय में डिजोल्व कर दें, अमोनिया में, किसको, NaCl को काय में डिजोल्व कर दें, बताऊँ, हम अमोनिया में डिजोल्व कर देंगे NH3 के अंदर, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सर ये पोलर, कितने सारे पोलर सोलवेंट और पोलर सोल्यूट होते हैं। पोलर सोलवेंट कितने होते हैं, नॉन पोलर सोलवेंट कितने होते हैं। आइए अब हम सबको आपको दिखाते हैं ये कंडीशन करके, ठीक है। आगे पहुंचते हैं, देखो लिख रखा है, देखो नॉन पोलर सोलवेंट और पोलर सोलवेंट क्या होता है। नॉन पोलर सोलवेंट और पोलर सोलवेंट क्या होता है, अब यहाँ पे देखते हैं। देखो नॉन पोलर सोलवेंट वह सोलवेंट होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट डिफरेंट, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट डिफरेंट, और क्या रहा है, डायपोल मोमेंट कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। करेक्ट बात समझ में आ रही है। अब सर डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो ये किस में पढ़ाया था, ये पढ़ाया था फिजिक्स के अंदर। तो इसकी स्टडी बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स में हो सकती है अगर फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाया जाए तो। लेकिन मैं यहाँ केमिस्ट्री की बात करूँगा तो केमिस्ट्री में से जनरली बात समझेंगे हम, क्योंकि डायपोल मोमेंट पढ़ा नहीं रहे हैं आपको। तो यहाँ जो पढ़ाएंगे हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट डिफरेंट, यानी कि ऐसे सोलवेंट, समझने की बात करो, ऐसे सोलवेंट जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट डिफरेंट, यानी कि उन दोनों कंपाउंड्स के अंदर उन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसा सोलवेंट क्या होगा, वो होगा हमारे पास नॉन पोलर सोलवेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्केन, बेंजीन। चलो बेंजीन का अगर मैं ग्राफ की और बात करूँ, बेंजीन का ग्राफ देखो, अगर मैं बेंजीन के ग्राफ की बात करें, देखो ये मैं बेंजीन का बना रहा हूँ ग्राफ, देखो ये मैंने बेंजीन का ग्राफ बना लिया, ठीक है, चित्र बना लिया। यहाँ भी कार्बन होता है और यहाँ भी कार्बन होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, देखो मैंने लिख रखा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और इसकी वो होती है 2.50, है नहीं, 50 या 5 बोल दो। क्या कार्बन यहाँ भी देख लो, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होगा और यहाँ भी कार्बन होगा। तो कार्बन जो अटैच है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है, सेम होती है, इसलिए इसको पोलर सोलवेंट कहते हैं, सॉरी नॉन पोलर सोलवेंट कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखेंगे, कोई भी सोलवेंट जिसमें दो परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होती है वह नॉन पोलर सोलवेंट कहलाता है। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देखो, अगर हम बात करें ब्यूटेन की, ब्यूटेन का फार्मूला ये देख लो, ये क्या है, ब्यूटेन है, यहाँ भी कार्बन होगा और यहाँ भी कार्बन होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और इसकी भी कितनी होती है 2.5, सही है। जिन दो परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, सही है, यानी कि नॉट डिफरेंट, यानी कि कोई अंतर नहीं होता, ऐसे जो सोलवेंट होंगे उनको नॉन पोलर सोलवेंट बोलेंगे, ठीक है। ईथर बोल दो, क्या बोलते हैं, देखो ईथर CH3, ईथर का फार्मूला OCH3, ठीक है, CH3O CH3, ठीक है। हेक्सेन की बात करें, हेक्सेन की, तो हेक्सेन के अंदर फार्मूला देखो ये बनेगा, हैवी कार्बन हैवी कार्बन हैवी कार्बन, यहाँ यहाँ यहाँ, सही है। और अब देखो यहाँ पर अगर बात करोगे, देखो ये भी अगर ऑक्सीजन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करें तो ये भी कितनी होती है 3.50, सही है, और यहाँ भी कितनी होती है 3.50 होती है, लेकिन यहाँ होती है 58। लमसम बराबर होगा इस कार्बन की इस ऑक्सीजन की लमसम कैसे होगी, लगभग बराबर होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉट डिफरेंट है, इसलिए ये सब क्या होगा बताओ, हमारे पास नॉन पोलर सोलवेंट होगा। एग्जाम्पल तौर पर और मान लें, देखो एल्कोहल है, बेंजीन है, ब्यूटेन है, ईथर है, हेक्सेन, टाउलिन, एसिटिक एसिड हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, डाई एथिल ईथर हो सकता है, एथिल एसीटेट हो सकता है, पेट्रोलियम आदि। तो बच्चे ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट नहीं होती है उसको नॉन पोलर सोलवेंट कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं पोलर सोलवेंट। अब क्या देखते हैं, देखो पोलर सोलवेंट की अगर बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, यानी कि दो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अब देखो फिर दूसरा लिख रखा है डायपोल मोमेंटम नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डायपोल मोमेंटम ऐसे कंपाउंड जिसका डायपोल मोमेंटम जीरो नहीं होता है वो सारे क्या होते हैं, पोलर सोलवेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, एसीटोन, मेथनॉल, एथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, एसिटोनाइट्राइल, DMF, DMSO, DMH, DMA,
THF ETC। ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूँ, अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर फार्मूला होता है H2O। क्या होता है फार्मूला? H2O। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.0, जबकि इसकी होती है 3.55। सही है, तो इन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? डिफरेंट है। इन दोनों परमाणुओं की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? डिफरेंट है। और जिन कंपाउंड्स के अंदर दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है उनको पोलर सोल्वेंट कहते हैं। सिंपल बात याद रखो। या जिन कंपाउंड्स का जिन कंपाउंड का डायपोल मोमेंटम 0 के बराबर नहीं होता उनको भी नॉन पोलर सोल्वेंट कहते हैं। सिंपल बात याद रखेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल की बात करें एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3। ठीक है, और CO और CH3। ठीक है, H को अगर हम बात करें, H को इस टाइप से ले सकते हैं। देखो इधर सब में क्या ले दिया मैंने? यहाँ भी H लिख दिया, यहाँ भी H लिख दिया, यहाँ भी H लिख दिया। H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.0, कार्बन की होती है 2.5। तो देखो H की कंडीशन देख लो, इस पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है, इसलिए ये नॉन पोलर सोल्वेंट है। ऑक्सीजन की देख लो 2.55 और कार्बन की होती है 3.50। लमसम देखो दोनों के अलग अलग है। कहीं भी जाकर देख लो आप एग्जाम्पल, यहाँ जाकर देखो, ये यहाँ जाकर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देख लो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? वहाँ पर डिफरेंट होगी। तो अगर किसी भी कंपाउंड्स के अंदर दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है तो उसको नॉन पोलर सोल्वेंट कहते हैं। दूसरी बात क्या थी, मैंने अभी आपको रिपीट करा था कि जिसमें डायपोल मोमेंटम 0 के बराबर नहीं होता उसको भी नॉन पोलर सोल्वेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हमारी ये लिख रखी है। अब आगे बात चल रही है कि सर पोलर सोल्वेंट आर 2 टाइप। पोलर सोल्वेंट 2 प्रकार के होते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोलर सोल्वेंट आर 2 टाइप। सही है, एक तो होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। ठीक है, इसको पढ़ कर देखते हैं सर ये चीज़ क्या है। आगे देखते हैं। देखो नंबर 1 पे स्टार्ट जो हो गया है वो हो गया हमारे पास। देखो पोलर प्रोटिक, क्या लिख रखा है यहाँ पे? पोलर प्रोटिक। हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब देखो पोलर प्रोटिक सोल्वेंट क्या होता है? पोलर प्रोटिक सोल्वेंट क्या होता है? तो इसकी सीधी परिभाषा लिख रखी है कि हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे परमाणु के साथ जुड़ा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे H2O, देखो इसकी कितनी होती है? 2.0 लिख रखा है, मैंने अभी आपको बताया था। हर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने यहाँ लिख रखी है। देखो हाइड्रोजन कितनी होती है? 2.00, फ्लोरीन की होती है 4.0, जबकि ऑक्सीजन कितनी होती है? 3.5 होती है, क्लोरीन की 3.16 होती है। मैंने यहाँ पे सब लिख रखा है। तो अभी देखो आपको रिपीट कर रहे हैं, इसकी कितनी होती है हाइड्रोजन की? अगर जल की बात करें, जल में हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है? 2.0, जबकि ऑक्सीजन की जो होती है वो होती है हमारे पास 2.55। सही है, अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4.00, जबकि इसकी कितनी होती है? 2.00। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका हाइड्रोजन की होती है 2.00, जबकि सल्फर की जो होती है, देखते हैं सल्फर की, जबकि सल्फर की जो होती है वो होती है 2.58। कितनी होती है? 2.58। सही है, अब मैं एग्जाम्पल है भी अगर बात करेंगे, देखो फिनोल की अगर हम बात करें तो इसकी कितनी होती है? 2.0, इसकी कितनी होती है? 2.58। सही है, 3.58। तो यहाँ पर लिख रखा है पोलर प्रोटिक सोल्वेंट कौन से होते हैं? सही है, पोलर प्रोटिक सोल्वेंट हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन। इनकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होती है? बहुत ज़्यादा हैवी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु किसी ऐसे परमाणु के साथ जुड़ा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है उसको हम पोलर प्रोटिक सोल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, जल के अंदर ये कंडीशन होगी, और एल्किल एल्कोहल के अंदर कंडीशन ये होगी। इसमें अगर बात करें फिनोल के अंदर भी कंडीशन है, अमोनियम, एल्किल नाइट्रेट और डाई एल्किल नाइट्रेट। और इसकी बात करें तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक अम्ल, हाइड्रोजन फ्लोराइड और एल्किल इसका नाम होता है एल्किल नहीं, इसका नाम हो जाएगा एथिल। चलो छोड़ के इसको छोड़ के चलते हैं। एथिल, वैसे इसका नाम एथिल सल्फोनाइड हो जाएगा, और इसका नाम होता है फास्फोरिक अम्ल, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे अगर हम बात करेंगे, अब देखो नंबर नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। यहाँ का लिख रखा था पोलर प्रोटिक और यहाँ का लिख रखा है एप्रोटिक सोल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट, हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स, यानी कि हाइड्रोजन किसी ऐसे परमाणु के साथ जुड़ा होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होती है, उसको हम पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एसीटोन, डाई मैथिल
सल्फोन ऑक्साइड जिसको हमने शॉर्ट में बोला था DMSO, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे DMSO। इसकी अगर हम बात करेंगे N, डाईमेथिल N, डाईमेथिल फॉर्मामाइड, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में DMF। फिर एग्जाम्पल दे रखा है N, डाईमेथिल एसिडामाइड, जिसको बोलेंगे DMA। फिर एक एग्जाम्पल लिख रखा है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में THF। देखते हैं एग्जाम्पल करके। अगर मैं इसका चित्र बनाकर देखूं CH3 का, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसको CH3 को स्टेप से हम लिखते हैं H और H, इधर भी H लिख लें, इधर भी H लिखें। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है 2.0, जबकि क्लोरीन की जो होती है वो कितनी होती है 3.50 के आसपास। ठीक है, तो देखो इसमें अगर अंतर की बात करें तो इसमें बहुत डिफरेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु, देखो हाइड्रोजन परमाणु किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन परमाणु ऐसे परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन परमाणु लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको पोलर एपरोटिक बोलते हैं, और हाइड्रोजन परमाणु हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परमाणु के साथ जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये कंडीशन थी।